जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो एसएससी की जो पीवाईक्यू वाली सीरीज़ की चल रही थी, मैंने 2 वीडियो डाली थी उसकी, तो ये उसी का ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पहली मैंने 1 इसलिए डाल रखा है इसमें क्योंकि उसमें सीधे सीधे पीवाईक्यू थे और उसका आंसर था, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले भाग से जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, मैंने सिर्फ वही टॉपिक लिए हैं, इसमें पूरा पॉलिटी का नहीं लिया है, ठीक है। तो अभी वो वीडियो डेली इसलिए नहीं डल पा रही थी क्योंकि यार देखो, कंटेंट बनाने में समय लगता है। मैं ये कंटेंट रेडी कर रहा था, ये अभी 2-3 पेज का ही हो पाया है, ठीक है, 3, 4 और ये 5, लगभग 5 पेज का, ठीक है। तो लगभग 5 पेज का ये कंटेंट रेडी हो पाया। अभी ये कंटिन्यू है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी चीज़ें जुड़ेंगी। तो जितना भी हो पा रहा है, तो इस वजह से इसकी वीडियोस डेली नहीं आ पाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल पाऊँ इन चीज़ों के लिए, मैं वो समय निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा करके आपको कुछ भी बताने लग जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो भी मैं कंटेंट लाऊँ वो बहुत ही जेन्युइन और मतलब जो रेलेवेंट ही कंटेंट हो, इम्पॉर्टेंट कंटेंट हो। बहुत हमें मतलब महाभारत की तरह कहानी सी ना है कि भाई हमें कॉपी भर के आनी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यू पर आधारित हैं, ये सारे के सारे टॉपिक। इनको करने के बाद में जब आप कोई बुक उठाएंगे इस टॉपिक की, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो टॉपिक होगा उसकी आप पीवाईक्यू लगाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको करने के बाद में बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट रिवीजन के पर्पज़ से इसे देख रहे हैं, जो ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ चुके हैं, अब उन्हें पीवाईक्यू लगाने हैं, तो वो रिवीजन के पर्पज़ से इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसकी मैं जब ये पूरी पीडीएफ तैयार हो जाएगी तो इस पूरी पीडीएफ को एक अच्छे ठीक मैनर में अरेंज करके फिर इसको एक पूरे पीडीएफ का ही जो है एक रिवीजन सेशन फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक चल रहा है पॉलिटी के अंदर, ठीक है। तो 1928, पेन का कलर बदल लेते हैं, कौन सा लें, नीला वीला, सारे तो रंग हैंगे इसमें, चलो बैंगनी ले लेते हैं, ठीक है। देखो 1928 में बेसिकली ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1928 में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट बोला गया इसको। ये मोतीलाल नेहरू जो थे, तो मोतीलाल नेहरू जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, तो वो कमेटी मोतीलाल नेहरू जी ने, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने हेड करी थी, ठीक है, वो उसके हेड थे, ठीक। अच्छा, हुआ क्या था 1928, साइमन कमीशन जो है वो भारत आए थे 1927 और 1928 के दौरान, ठीक है। अब वो जो है उनका विरोध हुआ, आपने सुना होगा, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे थे भारत के अंदर, ठीक है। तो 1928 के आसपास जब ये चीज़ें चल रही थी, तो उस समय जब मतलब उधर साइमन कमीशन का जो है विरोध हो रहा था, तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई अगर आप में इतना जो है गूदा है तो भाई अपने आप जो है आप अपनी संविधान सभा का गठन कर लो, बना दो, हमें दे दो कोई ड्राफ्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है भारत के जो लोग थे उन्होंने ले लिया अपनी ईगो पे। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी, कमेटी बनाई उन्होंने और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी, ठीक है। ये देखा जाए एक जो संविधान सभा है उसका एक तरह से देखो एक ड्राफ्ट, इनिशियल ड्राफ्ट जो है इन्होंने भेजा था, ठीक है, जो सबसे शुरू वाला ड्राफ्ट था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, ये और जो मतलब जितने भी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी वो लखनऊ के अंदर हुआ था। ऑल पार्टी कमेटी वॉज क्रिएटेड व्हेन लॉर्ड बिरकनहेड थे, वो जो सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के, ठीक है। आस्क्ड द इंडियन लीडर्स, फिर जब साइमन गो बैक के नारे लगने लगे तो इन्होंने कहा भैया बिरकनहेड ने कि भाई इंडियन लीडर्स है कि एक ड्राफ्ट आप दे दो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फॉर द कंट्री, देश के लिए। तो पहले शुरुआत में क्या था, भारत की जो डिमांड थी वो जो है इतनी थी कि भारत के अंदर अपने जो भारत के नागरिक हैं वो अपना इलेक्शन जो भी लड़ना है वो पद पर नियुक्त हो जाए, लेकिन राज उन पर ब्रिटिश ही करेगी, ठीक है। ऊपर से ओवरऑल जो सेंटर होगा वो ब्रिटिश के अंडर में ही रहेगा। तो पहले इतने, लेकिन शुरुआत में जो एक शुरुआत हुई थी कि भाई इतनी तो तसल्ली दे दो कि कम से कम भारत के लोग जो हैं वो अपनी मतलब एक प्रतिनिधित्व दे सकें। तो शुरू में लेकिन ये नखरे दिखाने लगे, ठीक है।
तो उसके बाद हुआ क्या कि 1934 में फिर एम एन रॉय साहब आए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहला जो है डिमांड उठाई थी, एम एन रॉय साहब ने प्रपोज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, सबसे पहला आइडिया इन्होंने प्रपोज़ किया था एम एन रॉय साहब ने, ठीक। उसके बाद में 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतलब ऑफिशियली संवैधानिक सभा की मांग करने लग गए थे। और फिर तो भैया उसके बाद में तो पूर्ण स्वराज ही मांगने लगे कि अब हमें जो है होना चाहिए कि ब्रिटिश राज करेगी, हमारा प्रतिनिधित्व दे दो, उसके ऊपर हम ब्रिटिश नहीं, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो चलिए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की एक प्रस्तुत करी थी 1928 में। तो वहाँ पर एक बिरकेनहेड थे जो कि सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के, ठीक है। उन्होंने इंडियन लीडर्स से पूछा कि भाई आप एक ड्राफ्ट बना दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, एक संविधान के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर दीजिए। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित मोतीलाल नेहरू साहब ने, ठीक है। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा वाज फॉर्म्ड ऑन 6 दिसंबर 1946। तो 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म हुई, ठीक। अब द आइडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड इन 1934। देखा, तो 1934 में इसका आइडिया आया था, किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। तो एम एन रॉय साहब जो थे वो जो है मतलब उन्होंने सबसे पहले एक आइडिया प्रपोज किया था इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये एम एन रॉय साहब जो हैं ये CPI बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी एक, ठीक है। उसके भी हेड रहे हैं, इन्होंने बनाई थी वो, मनेंद्र नाथ रॉय इनका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, जब हमारी संविधान सभा जो है 6 दिसंबर 1946 को फॉर्म हो गई, ठीक। 1946 है, देखो यहाँ पर संविधान सभा बनी है, संविधान नहीं बना है। द आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो आइडिया था वो 1934 में एम एन रॉय साहब ने दिया। एम एन रॉय साहब जो थे वो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं, मतलब एक तरह से निर्माता कह लो, अध्यक्ष कह लो, ठीक। और इनका फुल फॉर्म है मनेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। इसमें 15 फीमेल मेंबर्स थे, जो संविधान सभा थी उसके अंदर 15 फीमेल मेंबर थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने फीमेल मेंबर थे, तो भैया 15 थे फीमेल मेंबर, ठीक है। वॉज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। चलो अगला देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 को। तो जब संविधान बन के तैयार हो गया, पूरा चीज़ हो गई, उसके बाद में जो संविधान सभा थी उसने उस संविधान को अडॉप्ट कब करा? संविधान बन तो गया, तो उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। अब आप कहेंगे कि यार 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, ये 26 नवंबर 1900, तो 26 जनवरी को इसलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी हुई थी पहले, ठीक। तो इसलिए नेहरू साहब बोले कि चलो 26 नवंबर चल रहा है, इसको 2 महीने और रुक जाते हैं, 26 जनवरी को जो है हम इसको लागू कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था भारत का संविधान? वो करा था 26 नवंबर 1949 को, ठीक। और ये फोर्स में या इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 में आया, ठीक। विच इज़ सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे टू द ऑनर ऑफ द 1930। देखा, ये रहा 1930 में जो है पूर्ण स्वराज की जब मांग करी गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ठीक। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एक तरह से आर्किटेक्ट, इनको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अंदर जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ड्राफ्टिंग कमेटी ही बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ साथ और भी बहुत सी कमेटियां थी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कुल मिलाकर 7 मेंबर थे, 7 में अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब और बाकी 6 मेंबर थे, जो जिनके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में और, क्योंकि ये PYQ बेस है, जैसे जैसे PYQ मिलते जाएंगे वैसे मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं कि 1 प्लस 6 मेंबर जो थे, इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो मतलब ये कोई बहुत ऐसी रॉकेट साइंस वाली ट्रिक तो है नहीं कुछ खास, लेकिन जो मैंने एनालाइज़ किया तो इसमें आप देखेंगे कि जो 6 मेंबर हैं उनके आप एक बार नाम देखिए। नाम है अलादी कृष्ण, यार अब मैंने इसमें लिखे नहीं है, ठीक है। आगे जैसे जैसे ये PDF कंप्लीट होती जाएगी, इसमें मैं आगे कंटेंट ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो तब आपको दिख जाएंगे वो नाम भी, पूरा इसमें पूरा मिलेगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें से, ठीक है। तो इसमें मेजर मतलब जैसे मेजर कमेटी बनी थी, माइनर कमेटी बनी थी, ठीक। तो ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको। तो इसमें जो 6 मेंबर हैं, मैं एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने याद करा कि इसमें इन 6 के नाम कृष्ण भगवान से रिलेटेड होंगे, 6 में से मतलब 5 के नाम,
ठीक है, आप देख लीजिए चाहे। एक इनका था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो कृष्ण स्वामी कृष्ण जी हो गए, ठीक है। फिर एक थे अय्यनगर गोपाला स्वामी अय्यनगर करके, एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी अय्यनगर। तो गोपाल ये कृष्ण गोपाल, हरे गोपाल, ये भी कृष्ण जी का ही नाम है, ठीक है। और इसके बाद में थे एक जो है मतलब एक मित्र साहब थे जो कि रिप्लेस कर दिए गए थे, किन्होंने, माधव राव करके थे, एन माधव राव जी साहब थे। तो माधव भी जो अर्जुन थे, अर्जुन ही तो बोलते थे माधव कृष्ण जी के लिए, तो ये भी कृष्ण जी का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक थे टीटी कृष्णमाचारी। एक देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक वीटी कृष्णमाचारी हैं ये, लेकिन वो अलग हैं, वीटी कृष्णमाचारी, ये है टीटी कृष्णमाचारी, तो इसमें भी कृष्ण जी का नाम आ गया, ठीक है। और एक है के मुंशी जी हुए, और एक है मोहम्मद सदाउल्ला। ये दोनों नाम हैं, इनको आप कृष्ण जी से, मतलब के मुंशी को तो एक बार को कर भी लेंगे, मुंशी मतलब मुरली से रिलेट कर लो कि हाँ कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, ठीक है, तो मुंशी जी हो गए। और सदाउल्ला को आप रट सकते हो, रख सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब इन नामों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो, तो कहाँ थे हम? द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जो भारत का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, वो जनगण मन जो होता है, राष्ट्रगान, वो वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बंगाली भाषा में लिखा था ओरिजिनली, अगर देखा जाए, है ना। और उसका क्या टाइटल दिया था? भारतो भाग्यो विधाता, ठीक है, तो भरोतो भाग्यो विधाता। इट वॉज फर्स्ट पब्लिकली संग ऑन दिसंबर 27, 1911। तो ये पहली बार जो पब्लिकली गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ? एट कलकत्ता। अब अभी जो है वो कोलकाता हो गया, तो ये कलकत्ता में सबसे पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता वाला सेशन था, वहाँ पर सबसे पहली बार जो है जनगण मन को गाया गया था, ठीक, 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय कैप्टन आबिद अली एंड सेट टू म्यूजिक बाय कैप्टन राम सिंह, ठीक है। अब देखो, जो जनगण मन था वो सबसे पहले ओरिजिनली बंगाली भाषा में था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था। किस टाइटल से लिखा था? भारतो भाग्यो विधाता, ठीक है। उसके बाद में उसे हिंदी में किसने कन्वर्ट करा था? और तो वो थे कैप्टन आबिद अली, तो कैप्टन आबिद अली साहब ने इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। और सेट टू म्यूज़िक बाय कैप्टन राम सिंह, कैप्टन राम सिंह साहब थे जिन्होंने इसको म्यूज़िक में सेट कर दिया, ठीक है। आगे देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 24 जनवरी 1950. On the same day, the patriot song वंदे मातरम was also adopted as the national song of the India. तो इसको मतलब ये जो नेशनल हमारा ये जनगण मन आया था, नेशनल एंथम, तो इसको अडॉप्ट कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या लिख रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मली अडॉप्टेड, नहीं, ये गलत लिख गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। असल में ये जो जनगण मन है, ये हमारा राष्ट्रगान जो है, ये भारत संविधान सभा द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा, इसको चलो हम अभी के लिए काट देते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन भी अडॉप्ट कर लिया गया। और इसी सेम डे पर जो पैट्रिक सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी इसी सेम डे पर अडॉप्ट कर लिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को दोनों वंदे मातरम और जनगण मन, ये दोनों के दोनों 24 जनवरी को ही अडॉप्ट कर लिए गए थे, ठीक है, एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया, ठीक है। आगे देखो, इंडिया हैज़ ऑलरेडी जॉइंड द कॉमनवेल्थ गेम ऑन नेशंस इन मई 1949। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम को ऑलरेडी मई 1949 में ज्वाइन कर ही लिया था। देखो, ये ना बिल्कुल ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज, ऐसे प्रॉपर मैनर में सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे पीवाई के क्वेश्चन मैं देख रहा था, तो जिस टॉपिक से वो पढ़ रहे थे, तो मैं उनको इसमें ऐड करता जा रहा था वो टॉपिक। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जनगण मन जो है वो किस साल अडॉप्ट करा गया था, तो वो दिखाया भी 24 जनवरी 1950 को वो अडॉप्ट करा गया था, ठीक है। तो जनगण मन से रिलेटेड और 2-4 पॉइंट थे कि नेशनल एंथम था, ये ओरिजिनली इसमें गाया गया, और ये सब चीज़ें, तो ये फिर मैंने इसमें ऐड करी कि जनगण मन। अब क्वेश्चन था
कि वंदे भारत को कब वंदे मातरम को कब ऐड करा गया था, तो वो भी 24 जनवरी 1950 को ऐड करा गया था। ठीक है, अब देखो, अब कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कि भाई इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम कब ज्वाइन कर लिया था, मई 1949 को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 24 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड एंड एक्सेप्टेड जस्ट 2 days बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो साइन हुआ था कब, 24 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को वो इफेक्ट में आना था, उससे ठीक 2 दिन पहले जो है इस पर साइन हुए। ठीक है, उस समय जब इस पर साइन हुए तो तब ये इसमें 395 तो आर्टिकल थे, अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, स्केड्यूल्स, और 22 पार्ट्स, मतलब कि 22 भाग थे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव इंडिया इट्स नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग सिम्बोलाइजिंग यूनिटी एंड द पैट्रोटिज्म। तो वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक, अब देखो पूर्ण स्वराज, देखो तो पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन मीनिंग टोटल इंडिपेंडेंस, मतलब इसका पूर्ण स्वराज का मतलब है टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब कंप्लीट, अब ऐसा हमें जो है किसी के डोमिनेंस में काम नहीं करना। ठीक है, तो पूर्ण टोटल इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 19 दिसंबर 1929। तो 19 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो है ये पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था। ठीक, ड्यूरिंग द लाहौर सेशन प्रिजाइडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो हम वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे जो वहाँ पर लीडरशिप में थे, इस लाहौर सेशन को लीड कर रहे थे, और देखा कि नेशनल कांग्रेस ने जो है 19 दिसंबर 1929 को ये पूर्ण स्वराज वाला स्लोगन जो है ये पास कर दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि द प्लेज फॉर इंडिपेंडेंस वॉज पब्लिकली अनाउंस्ड ऑन 26 जनवरी 1930। उसके बाद क्या हुआ कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जो इनका जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें तो आपस में तो इन्होंने बोला कि हाँ चलो पूर्ण स्वराज करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो वो तो 19 दिसंबर 1929 को हो गया था लाहौर सेशन में। उसके बाद में पब्लिकली इसको कब प्लेज कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया, तो वो 26 जनवरी 1930 को पब्लिकली बोला गया था। ठीक है, और उस दिन क्या हुआ कि भाई 26 जनवरी 1930 को जब ये पब्लिकली बोल दिया गया तो नेहरू जी थे और उनके साथ सभी कांग्रेस के मेंबर थे, वो उन्होंने मार्च किया ऑन द बैंक ऑफ रावी, जो रावी नदी थी, रावी नदी के किनारे वो गए भैया, रावी नदी के किनारे उन्होंने मार्च किया। इसमें जो शब्द हैं वो छोटे छोटे हैं ना, हाँ चलो मैं इसी को ही अपडेट करूँगा, थोड़ा बड़ा बनाऊँगा, थोड़ा गैप देकर, ताकि अच्छे से आप लोग को भी समझ में आ जाए। ठीक है, और जो इससे आगे मैं और ऐड कर रहा हूँ उनका फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखूँगा। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे हम कि जो नेहरू जी थे उन्होंने कांग्रेस के सभी मेंबर के साथ मार्च किया रावी नदी के तट पर, और वहाँ पर एक ओथ, वहाँ पर शपथ ली कि हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे, नॉट टू रेस्ट अंटिल पूर्ण स्वराज वॉज अचीव्ड, जब तक कि पूर्ण स्वराज हम अचीव ना कर लें तब तक हम रेस्ट नहीं करने वाले। तो उसके बाद में आगे देखो, आगे अगला क्या टॉपिक है, देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार जो है उसके 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, क्या क्या है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी हो गया। ठीक है, तो 3 मेजर ऑर्गन कौन कौन से भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, और उसके बाद में एक सेपरेशन ऑफ द फंक्शन रादर देन पावर इज फॉलोड। ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर फंक्शन का तो सेपरेशन है लेकिन पावर का बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पावर यूनिटरी है, सेपरेशन तो है पावर का, स्टेट हो गई और सेंटर हो गई और कॉन्करेंट लिस्ट होगी, उसके अंदर अपनी अपनी पावर डिफाइन है। ठीक है, उसके अलावा लेकिन मेन देखा जाए, मेन तो पावर सेंटर के पास ही है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, इनका फंक्शन अलग अलग हो सकता है लेकिन भाई जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, सेपरेशन नहीं है। अब इस टेबल से पहले हम ये देख लेते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फंक्शन, ये जुडिशियल, इन तीनों, ये जो तीनों सरकार के मेन ऑर्गन है इनके बारे में थोड़ा सा। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है, तो ये पार्लियामेंट जो होती है, जैसे लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये लॉ बनाती है विद द प्रेसिडेंट गिविंग असेंट टू द बिल। ठीक है, तो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गई, एक तरह से मोटा मोटी समझो कि भाई लेजिस्लेटिव का काम हो गया लॉ बनाना, जब पार्लियामेंट बनाती है ना लोकसभा राज्यसभा, ये तो लेजिस्लेटिव का काम हो गया लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम हो गया कि वो जो लॉ बने हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाना। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट लॉज एंड
आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर लिंकिंग द टू ब्रांचेस, ठीक है। और अगला फिर आता है जुडिशियल। जुडिशियल को सबको पता है कि भाई जुडिशियरी हो गई, उसका जो लॉज उन्होंने बनाए उनको रिव्यू करना कि वो हमारे संविधान के बेसिक ढांचे को कहीं ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जुडिशियल मतलब कोर्ट कचहरी वगैरह। द जुडिशियरी इंटरप्रेट्स लॉज एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस, रिव्यूइंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कंपाइलेंस, ठीक है। तो जुडिशरी क्या होगी भाई, जो देखो लेजिस्लेटिव का काम हो गया लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम हो गया उसको एग्जीक्यूट करवाना मतलब उसको लागू करवाना, और जुडिशरी का काम हो गया कि इसने लॉ बनाया, इसने लागू कर दिया, ये देखेगी जो इसने लॉ वो बनाए हैं वो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी उल जलूल कुछ भी बना दिए, ठीक है। वो संविधान को फॉलो करते हुए ही बनाए गए हैं, नहीं संविधान का बेसिक ढांचा तो इन्होंने नहीं बदल दिया है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हुई थी उसके अंदर मेंबर की बात करें तो उसके अंदर टोटल 389 मेंबर थे टोटल। इन 389 में से जो 292 लोग थे वो प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और और ये 4 सदस्य जो थे ये जो चीफ कमिश्नर्स थे उनकी जो प्रोविंस थी वहाँ से थे। कौन कौन सी थी वो, तो एक तो थी दिल्ली, यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली, दूसरी थी अजमेर मारवाड़, तीसरी थी कुर्ग एंड चौथी थी ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था उस वक्त का, ठीक है। तो ये 4 यहाँ से थी, और 93 जो थी वो जो प्रिंसली स्टेट हो गए हमारे वहाँ से थे। अच्छा ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये नॉमिनेटेड थे, ये 93 सीट नॉमिनेटेड, ठीक है। इनको कहा गया था जो प्रिंसली स्टेट थे कि भैया अपने जो 93 सीटें हैं आप लोग की, आप अपने हिसाब से जिसको भी आप संविधान सभा में भेजना चाहें उसको भेज सकते हैं, ठीक है। शुरू में तो ये थोड़ा रूठ रहे थे, नहीं भेजने के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर इन्होंने भेज दिए थे, ठीक। अब देखो ये जो है ना ये 292 ये जो प्रोविंस, ये जो 11 हमारी गवर्नर प्रोविंस थी ना, गवर्नर प्रोविंस ये वहाँ से थे। ये 292 जो सीटें थी वो 11 जो गवर्नर प्रोविंस थी वहाँ से थे, 4 अपनी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से हो गई, ठीक है ठीक है। और ये 93 जो थी नॉमिनेटेड ये प्रिंसली स्टेट से थी, रियासतें जो थी हमारी, ठीक है। आगे देखो आगे क्या कहिए इसने। अच्छा ये सीटें तो बता दी, इसके बाद में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। जब मुस्लिम लीग बन गई थी, मुस्लिम लीग फिर ने शुरू में तो ज्वाइन करा, बाद में मुस्लिम लीग जो है अलग हो गई, मतलब उसने बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट की स्पेलिंग क्या होगी, बॉयकॉट COTT बॉयकॉट। तो बॉयकॉट बाई मुस्लिम लीग। उसके बाद में कितनी सीटें बच गई थी, तो 299 सीटें बच गई थी मुस्लिम लीग के बॉयकॉट के बाद में। अब जैसे देखो कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से जीते लोग, लेकिन वो इलाका फिर पाकिस्तान में चला गया था ना, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो फिर वहाँ से जो शख्स जीतता था, जो सीट जीतते थे वो दूसरी जगह से लड़ना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 299 सीटें बच गई थी। तो आगे कह रहा है दिस सिस्टम फॉस्टर collaboration and interdependence among branches with distinct functions but not complete separation of power। तो यही है अभी जो हमने पढ़ा कि भाई पावर सेपरेशन नहीं है, फंक्शन का सेपरेशन है। सबके अलग अलग काम है लेकिन पावर तो एक ही है, सेंटर। तो हालांकि पावर बटी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता। विद डिस्टिंक्ट फंक्शन बट नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, पूरी तरह से सेपरेशन नहीं है पावर का। आगे देखो आगे क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, 7th शेड्यूल। तो जो 7वीं अनुसूची आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर इनटू यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। देखो 7वीं से 7 लिख दिया 7, और से होता है शक्तियों का विभाजन। इसको अगर हम से ही देखें तो ये मतलब एक तरह से मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई जब अनुसूची 7 आएगी तो आपको शक्तियों का विभाजन किस में करना है, से 7 और से शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक। यूनियन लिस्ट में खाली केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में खाली स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सरकार, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन सेंटर का कानून ज़्यादा मान्य होता है। मान लो दो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उसमें दोनों केंद्र और राज्य के बीच में कुछ कोलैप्स हो जाए तो फाइनल जो माना जाएगा वो केंद्र का माना जाएगा, ठीक है। तो जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इस 42वें संशोधन के बाद क्या हुआ,
इसने क्या काम करा कि 5 सब्जेक्ट्स थे हमारे जो स्टेट लिस्ट में थे, उन्हें 5 को स्टेट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था केंद्र सरकार ने। क्या वो कौन कौन से थे? एक तो एजुकेशन था, एक फॉरेस्ट था, एक वेट एंड मेजरमेंट था, एक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड था, और एक था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, क्या आगे का कहाँ गया? अरे यार थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक इसमें है। मैं इसको ना एक प्रॉपर वे में, जब ये धीरे धीरे बन जाएगी तो पढ़ाते पढ़ाते जो भी कमियाँ होंगी वो सारी मैं इसमें दूर कर दूँगा। ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आएगा, ठीक है। कहाँ लिखूँ? यहाँ। हाँ, इसका फ़ॉन्ट भी मुझे बड़ा करना है, ठीक है। यार देखो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, और मेरे पास समय बहुत कम रहता है। मैं ड्यूटी के साथ साथ करता हूँ। ये भी मैंने बस बना ही लिया, और मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन है। ये मैंने बनाई ये लिस्ट। मोबाइल फ़ोन में वर्ड कुछ चलता नहीं है, MS वर्ड वगैरह कुछ भी, ठीक है। मोबाइल फ़ोन मतलब मोबाइल है या टैबलेट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ, सैमसंग का जो है टैबलेट आया करे। अब लैपटॉप वगैरह का भी बजट नहीं है थोड़ा सा, तो यार ये जो मैंने बनाई है लिस्ट, ये भी ऑफिस जाके कंप्यूटर पे ऑफिस के कंप्यूटर से ही इतना समय नहीं मिलता, छुप छुपाते हुए बनाई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आता है, ठीक है, क्योंकि छुप गया, अब कोई देख लेगा वो सवाल करने लगा भी क्या कर रहे हो तुम जो है ऑफिस के काम में और अलग काम कर रहे हो। तो लंच टाइम में जब मुझे 1 घंटे का टाइम फ्री मिलता है, उसमें यार मैंने थोड़ा सा यूटिलाइज करा या जो भी करा, तो मैंने उसी समय में बनाई है ये, ठीक है। आ जाओ क्या क्या बताया। तो एक तो एजुकेशन था, एक फॉरेस्ट था, एक वेट एंड मेजरमेंट था, एक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स था, और एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो है जस्टिस था। तो ये 5 सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे फॉर यूनिफॉर्म लॉ, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट में डल गए जब ये सब 5 सब्जेक्ट, तो इन 5 के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। अब इन द कंकरेंट लिस्ट बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज अनलाइक द यूनियन लिस्ट वेयर ओनली पार्लियामेंट लेजिस्लेट। मतलब कि यूनियन लिस्ट में हम देखें जहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है, जो केंद्र संघ की लिस्ट होती है, ठीक है। अगला क्या टॉपिक था भाई? अगला आगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो भारत की संविधान सभा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ये क्या है भाई? इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो इसमें 11 सेशन हुए थे ओवर नियरली 3 साल। 3 साल मतलब 2 साल 11 महीने और 8 दिन में, ठीक है। ऊपर देखा ना, 2 साल 11 महीने 8 दिन, तो ये लगभग 3 ही साल हो गए ना। 2 साल 11 महीने 8 दिन 22 दिन तो सारे बचे इसमें, ठीक है। तो लगभग 3 साल, ठीक है। तो 11 सेशन हुए थे। तो अब 2 साल 11 महीने 8 दिन का मतलब ये नहीं है कि भैया डेली संडे हो या मंडे रोज़ बैठो वहाँ पर काम पे, डेली नहीं बैठ। जैसे कि आज देखो आप पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके भी सेशन हुआ करते थे। तो इसके टोटल 11 सेशन हुए, ठीक है। 11 सेशन हुए थे नियरली 3 साल के अंदर इसके, ठीक। अगर क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे। ये तो 2 साल 11 महीने 8 दिन, ये तो सभी को याद रहता है, ये तो बहुत आम क्वेश्चन हो गया जनरल। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भाई कितने सेशन हुए? 11 सेशन। आगे क्या कह रहा है कि मीटिंग फॉर 165 डेज। अब देखा 2 साल 11 मतलब 3 साल में कितने दिन हो गए? 365 दिन हो गए 1 साल में। तो 3 या 9 लगभग 1000 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, संविधान बनने में जो समय लगा। लेकिन कितने बैठक हुई? मीटिंग फॉर 165 डेज। सिर्फ 165 दिन ही मीटिंग हुई थी संविधान के ऊपर, ठीक है, सिर्फ 165 दिन, विद 114 डे डेडिकेटेड टू डिस्कसिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 165 दिन में से भी 114 दिन सिर्फ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए निकल गए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? कितने सेशन हुए? 11 सेशन हुए। कितने साल में बना? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। कितनी दिन मीटिंग हुई? 165 दिन ही मीटिंग चली। 165 दिन में से ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कितने दिन डेडिकेटेड थे? 114 दिन डेडिकेटेड थे, ठीक है। अब देखो पहला सेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है लगभग 1000 आदमियों की इसके अंदर जगह है। जैसे विदेश से कोई व्यक्ति आता है, कोई नेता वेता आए, उसे भाषण देना हो तो वो यहीं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ही भाषण देता है, ठीक है। इसके दोनों साइड है। जैसे ये मान लो ये एक सदन ये है
और इसके बाद में ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, और ये दूसरा था लोकसभा राज्यसभा के बीच में ये जो है हॉल है, ठीक है। तो पहला सेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर, ठीक है, विच इज़ नाउ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। जो पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से जाना जाता था, अभी उसको सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखो, एक साहब थे जीवी मावलंकर साहब। तो जीवी मावलंकर साहब कौन थे? ये बाद में जो है पहले स्पीकर बने थे लोकसभा के। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर साहब बने। तो लीडिंग द कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसके अंदर एक कमेटी बनी थी फंक्शन की। तो कमेटी ऑन द फंक्शन, जो फंक्शन के ऊपर जो कमेटी बनी थी उसको लीड कर रहे थे जीवी मावलंकर साहब, ठीक। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी, ठीक है। अब देखो, पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, है ना, और अगस्त में, मतलब कि लगभग 7 महीने बाद जो है 46-47, लगभग 7 महीने बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। तो अम्बेडकर साहब तो चेयरमैन रहे उसके, लेकिन उसमें टोटल कितने मेंबर थे? 6, तो मतलब 7 अम्बेडकर जी को मिलाकर के 7 थे, अम्बेडकर जी से अलग 6 थे। ये 1+6 इसलिए लिख रखा, तो 1 तो अम्बेडकर साहब ही हो गए चेयरमैन, और बाकी 6 उनके जो है टीम के अन्य मेंबर थे, ठीक, 6 मेंबर। अब इसमें एन गोपालास्वामी अय्यनगर ये रहे, लिख रखे हैं मैंने इसमें। तो मैं बता रहा था, देखो एन गोपालास्वामी अय्यनगर, तो मैंने कहा था कि 6 लोग जो हैं उनके नाम कृष्ण भगवान जी के ऊपर होंगे। तो कृष्ण गोपाला ये रहे, एन गोपालास्वामी अय्यनगर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अरे गोपाला स्वामी मेरे कृष्ण भगवान, मेरे गोपाल, मेरे स्वामी, आइए ना घर, आइए ना घर तो आइए। तो ये ट्रिक है वो एक तरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्या थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये भी कृष्ण स्वामी अय्यर आ गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे? के एम मुंशी। मैंने अभी ऊपर ही बताया कि के एम मुंशी मतलब मुरली बजाते हैं कौन? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान ने मुंशी मतलब के एम मुंशी मतलब मुरली बजाई, ठीक है। तो गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, अय्यर नहीं अय्यनगर, है ना। आगे देखो, मोहम्मद सदाउल्ला, तो एक मोहम्मद सदाउल्ला साहब थे। उसके अलावा बी एल मित्तर थे। तो बी एल मित्तर को रिप्लेस किसने कर दिया था? एन माधव राव ने। तो देखो, इसको भी याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है, वही कृष्ण जी से रिलेटेड। आप बस कृष्ण जी का नाम रखो, याद रखो, वो अपने आप आपके नैया पार लगा देंगे। तो कृष्ण जी और अर्जुन जो थे, कृष्ण जी और अर्जुन, हमें पता है महाभारत में इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, ठीक है, कृष्ण जी और अर्जुन की। तो मित्र और अर्जुन जो है कृष्ण को क्या कहकर बुलाते थे? वो कहते थे माधव। तो एन माधव राव और मित्र कौन कहकर बुला करते थे? माधव। उनके मित्र कौन थे? अर्जुन, ठीक है। तो मित्र बी एल मित्र लेटर रिप्लेस्ड बाई एन माधव राव, एन माधव राव ने उनको रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद में एक आए थे डी पी खैतान, जो कि रिप्लेस कर दिए गए थे टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक है यार, मैं इसकी ट्रिक थोड़ी फ़नी सी है, तो मैं बोलूँ कुछ मतलब सिर्फ याद करने के पर्पज़ से, तो अपने अपने हिसाब से याद कर लेना। जब उस समय जब ये पढ़ रहा था मैं, तो एक जो आता ना पहला थॉट, ऐसे ही मतलब दिमाग में आया, तो थोड़ी फ़नी सी है। अब उस पर मतलब मैं उसको बताऊं आपको और पता चले मेरे ऊपर कोई केस वेस कर दे, तो ऐसा नहीं है, कोई भी मजाक उड़ाना कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल याद करने की ट्रिक थी। तो आप लोग कर देना खैतान। बाकी टी टी कृष्णमाचारी जी थे, कृष्ण जी आए, ठीक है, और डी पी खैतान साहब को रिप्लेस किया उन्होंने, ठीक है। आगे देखो, अम्बेडकर साहब जो है देयरफॉर कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो उनको जो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाने लगा, कहते हैं मतलब, ठीक। द एन गोपालास्वामी अय्यनगर जो है उन्होंने हेडेड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एक प्रोसीजर कमेटी और बनी थी, तो उसको जो है रूल्स जो बनने थे उसकी अध्यक्षता करी थी एन गोपालास्वामी अय्यनगर ने। एंड के एम मुंशी साहब जो थे, वो उनका कंट्रीब्यूशन था भाई सिग्निफिकेंटली टू द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। तो ये फंडामेंटल राइट की जो एक सब कमेटी बनी थी, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन ये उस कमेटी के हेड नहीं थे, बट वॉज नॉट इट्स लीडर। ये के मुंशी साहब सब कमेटी जो बनी थी ना फंडामेंटल राइट की, उसके लीडर नहीं थे, बस उसमें एक तरह से कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, ये उसके मेंबर थे।
डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने के.एम. मुंशी साहब ने जो हमारी प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उसको द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो क्वेश्चन पूछा कि भाई द पॉलिटिकल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने कहा है भाई? के.एम. मुंशी साहब ने। ठीक है, आप ऐसे याद है हॉरोस्कोप, देखो पूरा सेंटेंस तो उस पर लिखा हुआ आएगा, है ना। आपको हॉरर मतलब हॉरर मतलब हॉरर मूवी ना, डरावनी मूवी। तो भैया डर लग रहा था तो क्या मुरली बजा दी, मुंशी जी आ गए, मुंशी मतलब मुरली बजा दी। ठीक है, और फिर हमारे कृष्ण जी भगवान आ गए और बचा लिया। ठीक है, उसके आगे देखो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये भी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो एक तो था अयंगर साहब, ये जो कि प्रोसीजर कमेटी के लिए जो रूल बने थे उसके हेड थे, और ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, ये इन्होंने जो एक क्रेडेंशियल कमेटी बनी थी उसके हेड थे। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ असेंबली मेंबर्स इलेक्शन, जो मतलब असेंबली मेंबर इलेक्शन होंगे उनकी जो वैलिडिटी होनी है उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होगा उसको उससे मतलब उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए क्रेडेंशियल कमेटी बनी थी, और उस क्रेडेंशियल कमेटी के हेड थे हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेहरू जी। तो नेहरू साहब आए, वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी एक, डील्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रक्चर के साथ डील कर रही थी, एक कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो बनी, तो उसको हेड कर रहे थे हमारे नेहरू साहब। ठीक है, उससे आगे देखो एस.एन. मुखर्जी साहब आए एक। तो एस.एन. मुखर्जी साहब क्या थे भाई? चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो एक चीफ आर्किटेक्ट थे, चीफ आर्किटेक्ट वो तो थे हमारे अंबेडकर साहब। क्यों? क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके वो हेड थे, तो इसलिए उनको चीफ आर्किटेक्ट कहा गया। एक एस.एन. मुखर्जी साहब भी आए थे, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो, वहाँ एस.एन. मुखर्जी की जगह ऑप्शन में एस.एन. मुखर्जी साहब भी आ जाएं और अंबेडकर साहब भी आ जाएं, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में अंबेडकर साहब लगा के आ सकते हैं, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन जो चीफ ड्राफ्टमैन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो एस.एन. मुखर्जी साहब थे, और चीफ आर्किटेक्ट थे अंबेडकर साहब। ठीक है, दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है उसको ड्राफ्ट किया। आगे देखो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब जो थे, इन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा था, इटैलिक स्टाइल में। जो इटैलिक स्टाइल थी अंग्रेजी की उसमें इन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने, इसलिए इनको कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? प्रेम बिहारी रायजादा को। इंग्लिश के ध्यान रखना, कैलीग्राफर ऑफ द इंग्लिश के, ये कैलीग्राफर एक और आए थे हिंदी के, लेकिन ये जो है प्रेम बिहारी रायजादा ये अंग्रेजी के कैलीग्राफर थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी में इटैलिक स्टाइल में संविधान को लिखा था। इन्होंने कितने फीस ली थी? तो 0 रुपये फीस ली थी। बस इन्होंने कहा कि हर पेज पर मेरे नाम होना चाहिए, मेरे साइन होने चाहिए या मोहर टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने। ठीक है, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ कितने? 1,17,369 वर्ड्स एंड 251 पेज। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जो वास्तविक संविधान हमारा बना था, जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने लिखा था, उसके अंदर 251 पेज थे और 1,17,369 शब्द थे। अब तो क्योंकि संविधान में बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं, तो अब पेजों की संख्या भी बहुत बढ़ गई होगी। मैं उस समय की बात बता रहे हैं, ओरिजिनल जो बना था। आगे चलो, वसंत कृष्ण वैद्य। तो जो वसंत कृष्ण वैद्य साहब थे, सर्व्ड एज कैलीग्राफर फॉर हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कैलीग्राफर फॉर द हिंदी वर्जन के लिए जो कैलीग्राफर हुए वो तो हुए वसंत कृष्ण वैद्य, और अंग्रेजी वर्जन के लिए जो कैलीग्राफर हुए वो हुए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो वसंत कृष्ण वैद्य साहब जो थे उन्होंने हिंदी में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ठीक है, ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी वर्जन। आगे क्या टॉपिक है भाई? आर्टिस्ट्स फ्रॉम द शांति निकेतन। तो शांति निकेतन से कुछ आर्टिस्ट आए थे, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसको मतलब डेकोरेट करा। तो एक तो हो गया भाई इसको अंग्रेजी में लिखना, मैं लिख देता हूँ ना, इंग्लिश में राइट करना, इंग्लिश में रिटन। एक होता है हमारा हिंदी रिटन,
एक होता है हमारा उसका मतलब कि उसको एक मैनर में लगाना, या मैं कहूँ उसे, ये क्या शब्द दे रखा, डेकोरेट करना, उसको डेकोरेट करना अच्छे तरीके, ब्यूटीफुल, सुंदरता से। तो इंग्लिश के लिए तो हो गए हमारे नारायण रायजादा साहब, कहाँ गए ये रे नारायण रायजादा साहब, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब, ठीक, कैरियोग्राफर। हिंदी के लिए हो गए वसंत कृष्ण वैद्य साहब, और डेकोरेट के लिए हो गए, शांति निकेतन से आए थे ये आर्टिस्ट, नंदलाल बोस साहब और बोहर राम मनोहर सिन्हा। तो बोहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस साहब, ये दोनों के दोनों डेकोरेट किया उन्होंने ब्यूटीफुली द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इससे आगे देखो क्या है, HVR अय्यंगर, ये नाम है HVR अय्यंगर, ये सेक्रेटरी थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान सभा थी उसके सेक्रेटरी थे ये HVR अय्यंगर, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था जिसके बाद में मैं कहूँ कि जो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद में ही बनी थी, इसी को आधार मानकर, ठीक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था भाई, हम जो संविधान बना रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, उसका क्या लक्ष्य रहने वाला है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने जो है उनके द्वारा मूव किया गया, ठीक। कब, 13 दिसंबर 1946 को। इसका मकसद ये था कि भाई हम जो संविधान बना रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर बाद में फिर प्रियम्बल जो है, इसी को एक तरह से कहना चाहिए, इसी को मॉडिफाई कर दो, या यही उसका आधार बना, उसकी सोच का, प्रियम्बल की सोच का। आउटलाइंस द फंडामेंटल आइडियाज़ एंड फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल आइडिया हुए या जो फिलोसफी हुए उसको आउटलाइन करता है कि हमारे जो संविधान है उसका एक्चुअली में हम वो बना क्यों रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसकी फिलोसफी रहेंगी, क्या उसके फंडामेंटल आइडियाज़ रहेंगे, ठीक। डिफाइनिंग द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा है उसका गोल डिफाइन करेगा। इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर द प्रियम्बल, देखा ये लाइन आ गई, जो प्रियम्बल बनी थी, मतलब प्रस्तावना जो बनी थी संविधान की, उसके लिए यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, यही उसके लिए आधार का कार्य किया, बेस का। तो दिस इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। तो ये इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो था वो असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट करा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। तो इससे आगे का कितने पेज हो गए हमारे, 2 पेज हुए हैं शायद अभी, हाँ, इससे आगे का यार मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ठीक लगा होगा लेक्चर। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, मैं ये मानता हूँ, और मैं अपनी गलतियों को सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो भी आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। देखिए ये अंत नहीं है, ठीक है, ये अंत नहीं है से मेरा मतलब है ये जो PDF है ये अंत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी अंत नहीं है, ठीक है। आपकी जो फीडबैक मुझे मिलेगा उस फीडबैक के आधार पर मैं अपने अंदर और सुधार करूँगा, ठीक। और सुधार करने के बाद मैं और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको फिर वो चीज़ें समझ आएंगी और पसंद भी आएंगी, ठीक है। और ये जो इसके अंदर, इस PDF के अंदर जो भी कमियां हैं मैं उनको दूर करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे आगे इसमें और, क्योंकि अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है इसकी 5 पेज की। मुझे लगता है ये PDF जो है 700-800 पेज तक जा सकती है। तो उसके बाद में हाँ, एक जो चीज़ मुझे इसमें लगी, इसका कंटेंट, फ़ॉन्ट जो है, ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इनका फ़ॉन्ट थोड़ा मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ कमियां मुझे लग रही हैं, बाकी जो स्पेलिंग मिस्टेक या 1-2 मिसटाइप हुआ है उसको भी मैं इसमें सुधार कर दूँगा, ठीक। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।